नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का संस्कृत कक्षा में हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय लंग लकार मध्यम पुरुष। कक्षा 7 के अंतर्गत अध्याय 9 में हम आज लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व अध्याय 8 में हमने मध्यम पुरुष एकवचन के विषय में चर्चा की थी और हमने यह देखा था कि उसके धातुरूप बनाने के लिए हमें यह प्रारूप का प्रयोग करना होता है, जिसमें प्रारंभ में अंत में विसर्ग एवं मध्य में धातु लगाना होता है। यहाँ हम लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के प्रारूप के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल को कहते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष इंग्लिश में इसे सेकंड पर्सन कहा जाता है और श्रोता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। श्रोता अर्थात सुनने वाला। द्विवचन अर्थात ड्यूअल अर्थात जहाँ जिससे दो का बोध होता है वह द्विवचन कहलाता है। यहाँ हम देखते हैं मध्यम पुरुष के द्विवचन के कर्ता के रूप में युवाम का प्रयोग किया जाता है। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। अब इसके धातुरूप प्रारूप को देखते हैं। ये देखिए ध्यान से, प्रारंभ में मध्य में धातु तथा अंत में तम का प्रयोग। इसी प्रकार इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इस प्रारूप के माध्यम से हमने यहाँ कुछ उदाहरण बनाए हैं, देखिएगा। सर्वप्रथम मध्य में पठ धातु लगाने पर अपठतम बनता है। प्रारूप वही है, प्रारंभ में अंत में तम और मध्य में धातु। यहाँ धातु लगाने पर हमें धातु का हलंत हटा देना है। वैसे भी किसी धातु में जब हम धातुरूप बनाते हैं तो धातु का हलंत हटाने के पश्चात प्रारूप के अनुसार उसे मध्य में जोड़कर हम उसके धातुरूप बनाते हैं। यहाँ लिख धातु में देखिए द्वितीय स्थान पर अलिखतम, वही प्रारूप और अंत में तम, अवदतम, अहसतम और अक्षालयतम। तो इस प्रकार धातुरूप प्रारूप से मध्यम पुरुष द्विवचन के धातुरूप बड़ी आसानी से हम सभी बना सकते हैं। देखिए इसके वाक्य निर्माण भी बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने कहा द्विवचन का कर्ता युवाम और फॉर्मेट अतम। कोई भी धातु मध्य में जोड़ दीजिए, जैसे हस धातु अर्थात हंसना। युवाम अहसतम, वाक्य का अर्थ हुआ तुम दोनों हंसे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए। युवाम अपठतम, पढ़ना धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। तुम दोनों ने पढ़ा अथवा तुम दोनों पढ़े। तो इस प्रकार हम आसानी से द्विवचन के धातुरूप प्रारूप एवं कर्ता के प्रारूप के अनुसार वाक्य निर्माण कर सकते हैं। यहाँ देखिए पाठ के अंतर्गत हमें कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, हम इनके विषय में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, क्रियापदों को शुद्ध कीजिए। देखिए क्रियापद की बात की जा रही है और हम जानते हैं कि क्रिया का प्रयोग जो है वो यहाँ अंत में किया जाता है। अतः हमें केवल क्रियापद को शुद्ध करना है। इसका मतलब वाक्य में जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है अन्य वे सभी शुद्ध हैं, केवल क्रियापद की ओर हमें ध्यान देना है। तो सर्वप्रथम देखिए पहला वाक्य, युवाम मलिनानि वस्त्राणि आनयत। यहाँ पर अभी हमने चर्चा की कि युवाम के साथ जो फॉर्मेट हम लगाते हैं, धातुरूप प्रारूप हम लगाते हैं, उसमें प्रारंभ में यहाँ आनयत धातु में आ होने की वजह से हमें यहाँ पूर्व में आ का प्रयोग करना पड़ रहा है। वस्तुतः मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखिए किस प्रकार ये आनयत अथवा आनयतम बनेगा। सर्वप्रथम देखिए यहाँ आप पास्ट टेंस का लगाते हैं और यह जो आ उपसर्ग का प्रयोग किया है वह आ, उसके पश्चात नी का नए धातु और अंत में जो है तम, ये फॉर्मेट लगा देते हैं। तो अ और आ को मिलाकर के वस्तुतः आ ही बनता है, इसलिए यहाँ पर आपको अ के स्थान पर जो है यहाँ आ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार हम धातुरूप प्रारूप देखेंगे युवाम के अनुसार बनाते हुए। तो युवाम हम जानते हैं अतम, तो यहाँ पर आ होने से हम यहाँ प्रारंभ में आ लगा रहे हैं, अंत में तम लगा रहे हैं और मध्य में नय धातु। तो शुद्ध रूप बना आनयतम, क्योंकि युवाम के साथ यही प्रारूप लगता है। तो इसी प्रकार देखिए सभी वाक्यों में हमें सब्जेक्ट के रूप में युवाम की प्राप्ति हुई है। अतः हम सभी में अतम, मध्य में धातु, प्रारंभ में अ, मध्य में धातु, अंत में तम, इसी प्रारूप को यहाँ हम फॉलो करेंगे। तो देखिए द्वितीय की मैं बात करता हूँ, सेकंड की मैं बात करता हूँ। यहाँ सेकंड में भी अगर हम देखें तो अप्रच्छताम, यहाँ देखिए ताम का प्रयोग किया गया है, जबकि युवाम में हमने देखा अ और अंत में तम। अतः हमें यहाँ पर देखिए अ, अंत में तम,
मध्य में हमने प्रच धातु लगा दी, हमारा रूप बना अपरिचितम। इस प्रकार ये शुद्ध हो गया। इसी प्रकार तृतीय वाक्य में यदि हम देखें तो अयच्छत दिया हुआ है हमें, जबकि हमारे अंत में आता है तम, अतः हमने यहाँ पर अयच्छतम बना दिया। नेक्स्ट अगला वाक्य देखिए, अनमः, युवाम के साथ यहाँ पर अनमः का प्रयोग किया गया है, जबकि हमारा फॉर्मेट होता है अ अंत में तम, तो हमने यहाँ पर विसर्ग को हटाकर अंत में देखिए तम लगा दिया, अनमतम, यह हमारा धातु रूप बना। इसी प्रकार पंचम, यह वाक्य देखिए, युवाम इसका कर्ता है, कर्ता के साथ अतम फॉर्मेट हमें लगाना है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अकर्षत, अतः हमें इसमें अ और अंत में तम यह प्रारूप लगाने पर रूप बना अकर्षतम। तो इस प्रकार आसानी से क्रियापदों को शुद्ध किया जा सकता है। हमें केवल इतना जानना है कि कर्ता के अनुसार क्या धातुरूप प्रारूप हमें लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर दृष्टिपात करते हैं। द्वितीय प्रश्न, इस द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर भी देखिए, अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के रूप में युवाम, अर्थात आपका जो फॉर्मेट होगा प्रारंभ में अ अंत में तम, और यहाँ हमें क्षाल धातु दी गई है। क्षाल धातु में आप ध्यान दीजिएगा, क्षाल धातु के रूप हमेशा बनते समय क्षाल धातु क्षालय में परिवर्तित हो जाती है। अब इसके पूर्व में अ लगा दीजिए, क्योंकि युवाम हमारे पास सब्जेक्ट कर्ता के रूप में है, तो प्रारंभ में अ अंत में तम लगाने पर हमारा रूप बनेगा अक्षालयतम। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान की पूर्ति हमने यहाँ कर दी। और देखिए द्वितीय में देखिएगा, यहाँ पर दृश्य और दृश्य के आगे हमने पश्य देखा है। दृश्य मूल धातु है और इसके लट लकार, लंग लकार और इसी प्रकार विधिलिंग और लोट लकार के जब रूप बनाते हैं तो यह दृश्य पश्य में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हम लंग लकार के रूप बना रहे हैं, इसलिए दृश्य धातु से नहीं अपितु पश्य धातु से रूप बनेगा। तो हमने मध्य में पश्य लगा दिया और अंत में वही तम और प्रारंभ में अ, रूप बना अपश्यतम। तो इस प्रकार धातु रूप प्रारूप से आसानी से हमने यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी का थर्ड देखिए, यहाँ हमें रिक्त स्थान में सब्जेक्ट की पूर्ति करनी है और अंत में हमको दिया हुआ है वही जो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रारूप के रूप में अतम। मध्य में कोई भी धातु हो, प्रारूप अ और अंत में तम, अर्थात इसका सब्जेक्ट होगा युवाम, अतः हमने यहाँ पर युवाम लगा दिया। इसी प्रकार देखिए फोर्थ में ऑलरेडी हमें युवाम कर्ता के रूप में दिया गया है, अतः अंत में जो हम इसका प्रारूप है वह अतम के रूप में लगाएंगे। धातु हमारे पास है वप, तो हमने मध्य में वप लगा दिया और हमारा रूप बना अवपतम। इसी प्रकार देखिए पांचवा युवाम, अगेन युवाम, इसलिए हमें अंत में अतम यह प्रारूप प्रयोग में लाना है। तो यहाँ देखिए मैं अतम यहाँ ये प्रयोग में लाया हूँ, लेकिन क्री धातु के रूप बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यदि हमें कुछ पाना है तो मुश्किल चीज़ों की तरफ तो रुख हमें रखना ही होगा। तो क्री धातु के रूप अकरोत, अकुरुतम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, तो अतम का फॉर्मेट में अकुरुतम बनता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये देखिए अतम फॉर्मेट से हमारा रूप बन गया अकुरुतम। तो इस प्रकार आप भी आसानी से इनका प्रयोग करते हुए, फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए, सब्जेक्ट के अनुसार आसानी से इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, यहाँ देखिए मध्यम पुरुष के एक वचन एवं द्विवचन के विषय में चर्चा की गई है। इन दोनों को हमें यहाँ इस टेबल के अंतर्गत लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक वचन का क्या प्रारूप है एवं द्विवचन का तो आप जानते ही हैं। तो सर्वप्रथम देखिए एक वचन के प्रारूप में आपको प्रारंभ में अ और अंत में विसर्ग का प्रयोग, मध्य में धातु लगती है। इसी प्रकार द्विवचन में तो आप जानते हैं प्रारंभ में अ, मध्य में धातु और अंत में तम का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हम एक वचन और द्विवचन के आसानी से यहाँ पर रूप बना सकते हैं। तो इसके अनुसार देखिए आ प्लस नी के जो धातु रूप बनते हैं वो नयति, नयतः, नयंत, इस प्रकार बनते हैं। तो नी नय में परिवर्तित हो जाता है, अतः आ नय और विसर्ग लग गया तो आ नय, यह रूप बना। इसी प्रकार द्विवचन में देखिए आ नयतम, यच्छ धातु, दा धातु को प्रयोग जब करते हैं तो यच्छ से उसके रूप बनते हैं, तो अयच्छ, अयच्छतम, यह रूप बना। इसी प्रकार दृश्य पश्य में चेंज हो गया तो रूप बना अपश्य, अपश्यतम। वप धातु से एक वचन में अवप है और द्विवचन में अवपतम, और सिंच धातु से एक वचन में असिंच है और द्विवचन में असिंचतम। तो इस प्रकार आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने प्रारूप के अनुसार जो है इनका प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में अंत में विसर्ग, और यहाँ पर देखिए प्रारंभ में और अंत में तम का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर भी प्रारंभ में आपको आ मिलता है इसका मतलब उसमें धातु के साथ आ उपसर्ग दिया गया है, जैसे आप ये देखिए, तो वहाँ पर ए और आ मिलकर आ शेष रह जाता है। तो इस प्रकार आप भी
इन प्रारूप और कर्ता रूप के प्रारूप जो हैं उनको आसानी से सीख कर संस्कृत में महारत हासिल कर सकते हैं। तो प्रयास करते रहिए और संस्कृत सीखते रहिए। धन्यवाद।